हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बेसलाइन टेस्ट 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित, जो आपके कक्षा 9वीं में प्रवेश के समय यह टेस्ट लिया जाना है, जिससे आपका कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने के बाद कैसा बेस तैयार हुआ है, इसके जो परीक्षण है वो इस बेसलाइन टेस्ट से पता लगाया जा सकता है, जिसमें स्तर दिया हुआ है 3 से 5, 0 से 20 अंक लेते हैं तो ये स्तर आपको प्राप्त होता है। 6 से 8 स्तर है, 20 से 40 अंक लेते हैं तो 6 से 8 का स्तर प्राप्त होगा। और 8 स्तर जो कहलाता है वो पूर्ण कहलाता है, जो 40 से 50 अंक लेने पर प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ सामान्य सी जानकारी है, जैसे कि हम देखेंगे छात्र का नाम यहाँ पर हो जाएगा, जो नाम आपका है यहाँ लिख देंगे, स्कूल का नाम आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो लिख देंगे, प्राप्तांक जो आपको मिलेंगे कक्षा शिक्षक देंगे तो वो यहाँ पर फिलअप होगा। लिंग लड़का है लड़की, लड़का है तो यहाँ टिक लगा देंगे और लड़की है तो यहाँ टिक लगा देंगे। इस तरह से 50 अंकों का यह है बेसलाइन टेस्ट, जो है आपके प्रवेश के समय जैसे ही आप कक्षा 9वीं में प्रवेश लेंगे यह टेस्ट आपसे लिया जाएगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थी के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 1, कृपया प्रश्नों के साथ में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। नंबर 2, यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी सहजता से हल करें। यहाँ स्पष्ट इसमें हो जाता है कि यह परीक्षा नहीं है, सिर्फ स्तर की जांच इसमें हो पाएगी। तीसरा है, प्रश्नों को हल करने की समय अवधि 90 मिनट है। 90 मिनट में आपको यह प्रश्न हल करना होगा। तो बच्चों, हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो जो पढ़ाई से संबंधित होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। हम देखेंगे बच्चों, इसमें नंबर 1, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। यहाँ जो खाली बॉक्स दिया है तो 325 में हम 4 का गुणा करने पर यहाँ हम करेंगे तो 1300 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप गुणा करके 325 गुणित 4, तो हम गुणा करेंगे इसमें तो 1300 यहाँ पर प्राप्त होंगे। 1300 हम इस बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, हम सवाल नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। अब प्रश्न क्या है देखिए आप, 653 भागित 7 भागफल 93, यहाँ भागफल और शेषफल लिखना है। इसमें जब जो भाग करेंगे तो यहाँ हम देखें, हमने यहाँ समझाने का प्रयास आपको किया है कि किस तरह हम भागफल को हल निकालेंगे। तो यहाँ आप देखें, देखिए आप 653 में 7 का भाग दिया गया है, तो 7 का पढ़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, 9 7 63 होता है, तो यहाँ 63 कर देंगे। अब 65 में 63 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 में 6 गए तो 0 और 5 में से 3 गए तो 2। अब यहाँ की संख्या शेष है 3, तो उसको उतार लेते हैं, तो हम उतार लेंगे। इसके बाद 7 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे हम, 23 से आगे ना हो तो हम 7 3 21, 7 का पहाड़ा हम 21 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 3 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 93 भागफल हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 23 में से माइनस करेंगे 21 को तो 2 बचेगा जो शेषफल कहलाएगा। तो इस तरह हमारा जो है भागफल 93 है और शेषफल 2 है। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, हम प्रश्न तीसरा है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 14 मीटर है तो भूखंड की परिमाप है। अब यहाँ पर परिमाप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र देखना पड़ेगा। तो हम बराबर देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणित भुजा बराबर 3 गुणित 14। अब यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ लंबाई कितनी है, 14 है,
तो यहाँ पर सूत्र क्या कह रहा है कि 3 गुणित भुजा बराबर 3 जो है हमारी भुजा है 3 जो है इसके साथ गुणा करेंगे हम भुजा का। तो जो भुजा क्या है यहाँ पर लंबाई है 14, तो हम 3 में 14 का गुणा करेंगे तो 42 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए में 14 मीटर, बी में 41 मीटर, सी में 42 मीटर और 40 डी में 40 मीटर। तो हमारा ये सी वाला जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसमें हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है चौथा, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। अब 4/7 धन 5/7 बराबर यहाँ पर हम खाली बॉक्स में लिखना है। तो इसको हल करेंगे कैसे, 4/7 धन 5/7, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्योंकि धन है, 4 धन 5 हो जाएगा, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 7 के 7 तो 9/7 हो जाएगा। यहाँ 4 धन 5 हमने यहाँ पर जोड़ के बताया गया है, 4 धन 5 9/7, तो इस तरह 9/7 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, जो खाली बॉक्स में छोटा और बड़ा या बराबर का निशान लगाए। अब देखिए आप, जिसका मुंह खुला होता है वह भाग बड़ा कहलाता है और जिसका मुंह बंद रहता है वो भाग छोटा कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे 8 से 12 यानी 8 छोटी संख्या है और 12 बड़ी है, तो इसके तरफ हम खुला मुंह कर देंगे 12 की तरफ। यहाँ ये वाला चिन्ह लग जाएगा क्योंकि संख्या दर्शाना। अब यहाँ -2 है और यहाँ -1 गुणित 2 है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा, तो इसमें हम बराबर का बॉक्स में लगा देंगे चिन्ह। अब यहाँ क्या है, -15 है, यहाँ 15 केवल है और यहाँ -17 है, तो -17 जो है छोटी संख्या कहलाती है और इसलिए बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी, 15 कहलाएगी। तो इसका खुला भाग जो है इस तरफ रहेगा। इसके बाद देखिए आप, यहाँ पर 52 है और यहाँ 13 गुणित 5 है, 13 पंचे 65 हो जाएगा, तो 52 से बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी, 65 कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुला भाग इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह हम इन चिन्हों के माध्यम से खाली बॉक्स में इनको भर देंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर छायांकित भाग कितने हैं, पहले हम तो टोटल भाग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग टोटल है, जिसमें 2 भाग इसमें छायांकित है। तो बराबर हम क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में, 2/8 लिख देंगे क्योंकि 2 भाग जो है इसके छायांकित है और टोटल इसके 8 भाग हैं। तो इस तरह से हम भिन्न में इसको परिवर्तित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, अलका ने एक दुकान से 154 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। अब दुकानदार अलका को कितने रुपए लौटाएगा। अब 154 रुपये का उन्होंने सामान खरीदा है और नोट कितने की दिया, 500 का दिया है, तो हम 500 रुपये में से 154 रुपये को घटा देंगे। तो अब घटाएंगे कैसे, यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 154 है, तो शून्य के माने 10, क्योंकि उधार अगली संख्या से ली जाती है, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अब यहाँ बची 9 संख्या, अगली संख्या 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब यहाँ बचा 5 है, तो यहाँ उधार लेते गए हैं तो यहाँ वापस करना भी पड़ता है ना, इसलिए 4 यहाँ पर बचेंगे। तो 4 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पर 346 रुपये वापस लौटाएगा कौन, दुकानदार। तो अलका को दुकानदार जो है 346 रुपये लौटाएगा। इस तरह यह सवाल हल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला सवाल, श्रवण ने मोहित से 2100 रुपये उधार लिया और श्रवण ने मोहित को 150 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ पर 2100 रुपये का जो है कर्ज लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 150 का भाग हम 2100 में दे देंगे। 150 का भाग हम 2100 में देंगे, तो भाग देने पर हम देखेंगे 150 एकम 150, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेंगे, 21 में से यहाँ पर 210 और यहाँ 150 है, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ 600 बच जाएंगे
और यहाँ आ जाएगा 150 से कम 150, 150 210 में घटाएंगे हम तो यहाँ पर ये संख्या आ जाएगी 600 और यहाँ आ जाएगा 14। तो यहाँ पर जो 14 है पूरे 600 में 600 माइनस कर देंगे हम तो 0 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है उत्तर हमको लिखना है कि जो 150, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 150 में हम 14 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास जो राशि है वो 21 रुपये प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इस तरह से भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 14 माह में कर्ज चुकता हो जाएगा कितने रुपए, 150 रुपये जो है 14 माह में 2100 रुपये पूरा कर्ज अदा हो जाएगा। ऐसा उत्तर हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न क्या है, देखिए आप 2 दर्जन काफ़ियों का मूल्य 600 रुपये है तो एक काफ़ी का मूल्य क्या होगा। अब देखिए आप 2 दर्जन काफ़ी का मूल्य कितना है, 600 रुपये है। एक काफ़ी का हमको यहाँ पर कीमत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 2 दर्जन को हम यहाँ पर संख्या में परिवर्तित कर लेंगे। तो 12 गुणित 2, क्योंकि एक दर्जन कितने का होता है, 12 का होता है, तो 12 गुणित 2 तो 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ। अतः 24 कापियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो एक कापी का मूल्य निकालना हमको, तो 600 बटे 24 कर देंगे हम। तो 600 में हम 24 का भाग देंगे, तो भाग देने पर हमें यहाँ पर हमने भाग भी दिया है तो यहाँ भाग देंगे। तो यहाँ भाग देने पर हमको जो है राशि 25 रुपये प्राप्त हो जाएगी। तो एक कापी का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपये होगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला प्रश्न जो 10वां प्रश्न है, जिसमें खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। अब हमको लिखना है यहाँ पर 7 + 15, 7 धन 15 माइनस 13 धन 6 माइनस 18। अब यहाँ की संख्या पूरी बनी हुई है, हमको आगे की संख्या क्या लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, और 19 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ माइनस लगा तो इसलिए माइनस लगा देंगे, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला हम प्रश्न है, एक निम्न कोण की माप होती है। अब एक निम्न कोण की कितनी माप होती है वो हमको यहाँ 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं जो एक सही हैं। तो हम देखेंगे ए में 180 अंश से अधिक, बी में 360 अंश से कम किंतु 180 अंश से अधिक, सी में 180 अंश से कम किंतु 90 अंश से अधिक, और डी में 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। एक निम्न कोण की जो माप होती है वो 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम होती है। 90 अंश से कम इसकी निम्न कोण की माप होती है। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में किसी दिन 346 विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि उस दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को 5 लड्डू दिए गए तो बताइए कि शिक्षकों ने कुल कितने लड्डू बांटे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 346 में हम 5 का गुणा कर देंगे। तो 346 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0, हाथ के 3, 5 चौ 20 और 3 23 के 3, हाथ के 2, तो 5 3 15 और 2 17, 1730 यहाँ पर लड्डू बांटेंगे। तो आने जो छात्र विद्यार्थी को है 1730 लड्डू बांटे, ऐसा हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला हम 13वां प्रश्न है, दी गई आकृति में से 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। अभी ये आकृति देखिए आप, इसको छायांकित करना है हमको। तो सबसे पहले हम आकृति को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ 8 भाग आकृति के हैं। अब देखेंगे हम यहाँ का करेंगे, ये 8 हमने लिख दिए। अब कितना 3/4 भाग करना है। तो 3/4 भाग हमको छायांकित करना है। तो देखेंगे यहाँ पर यहाँ जो है 6 और यहाँ पर 8, 6/8 कर देंगे यहाँ पर। तो 2 चौ 8 और 2 3 6, 3/4 भाग इस प्रकार से हम छायांकित कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर 2 भाग बचा, 1 और 1 2, इस तरह से हम छायांकित कर देंगे।
अब इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। 0.5 गुणित 0.6 इस बॉक्स में क्या आएगा। अब देखिए आप 0.5 गुणित 0.6 बराबर 5 गुणित 6। अब 5 बटे यहाँ हम 0 का मान लेते हैं तो 5 बटे 10 और यहाँ गुणित 6 बटे 10 तो 5 6 के 30 और 10 के 10 से 30 बटे 10 हो जाएगा। तो 10 एक कम 10, 10 3 30 यानी 3 यहाँ पर बॉक्स में आ जाएगा। इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ क्या है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। खाली बॉक्स में क्या करना है, सही उत्तर क्या आएगा वो लिखना है हमको। तो यहाँ पर जो है यहाँ देखिए आप 5 बटे 20 है बराबर इस खाली बॉक्स में लिखना है। तो 5 बटे 20 को हम क्या करेंगे, काटेंगे। 5 एक कम 5, 5 चौ 20 तो 1 बटे 4 यहाँ संख्या आ जाएगी। तो 1 बटे 4 हम इस बॉक्स में लिख देंगे। इस तरह हमारा यह सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न नंबर 16। अंकों में 5, 1, 3, 2 से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ 4 संख्या दी गई है, इसमें से हमको सही संख्या पर टिक लगाना है। ए में दिया है 5, 1, 3, 2 यानी जैसी संख्या यहाँ पर दी गई है वैसे ही यहाँ पर दे दी गई है। फिर बी में है 1, 2, 3, 5 यानी बढ़ते क्रम में संख्या बना दी गई है। फिर यहाँ सी में देखिए आप 1, 3, 2, 5 यहाँ पर मिक्सचर संख्या बना दी गई। लेकिन यहाँ पर क्या बोलना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो डी में देखेंगे हम 5 के बाद 3 आएगा क्योंकि घटते क्रम में यहाँ पर संख्या जमते जाएगी। तब यहाँ तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, 27 और 46 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए आप 27 और 46 के बीच की जो संख्या हम गिनेंगे तो आप देख लेंगे उसको एक बार ट्राई करके। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, ए में 15, बी में 17, सी में 18 और डी में 21। तो यहाँ पर 18 सही आ जाएगा, इसलिए राइट का निशान उसमें लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 18 है, संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। अब संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज लिखेंगे तो बराबर देखिए 3 के गुणज बराबर 3, 6, 9 और 12 क्योंकि इसके प्रथम 4 लिखना है। तो 3 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 मतलब जिस संख्या से गुणा चला जाए, गुणा बराबर बराबर चला जाए तो वो गुणज कहलाते हैं। तो यहाँ 3, 6, 9, 12 हो जाएंगे। इस तरह से आप इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 19, एक चतुर्भुज बनाकर के उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो हम एक चतुर्भुज इस तरह से बना लेंगे, उसके अंदर का जो भाग है, अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग जो है उसको छायांकित कर देंगे। अब हम चतुर्भुज का नाम रख देंगे RQSP इस तरह। तो चतुर्भुज बना करके उसके अंदर के भाग को हमको छायांकित करना है। बहुत सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 20वां, घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूम जाए तो कहाँ रुकेगी। हम यहाँ घड़ी की सुई को देखेंगे हम, क्योंकि घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करके 2 समकोण में घूम जाए तो। अब समकोण में घूमे तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 12 यहाँ पर 2 समकोण बन रहा है और 6 यहाँ पर 6 में रुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे ए पर 12, बी में 3, सी में 2 पर और डी में 6 पर। तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। अब इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि संख्या रेखा पर -4 को दर्शाइए। अब देखिए आप संख्या रेखा, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक संख्या रेखा यहाँ पर तैयार कर लेंगे और हमेशा राइट हैंड में बड़ी संख्या होती है और बायां में जो है माइनस वाली संख्या जाती है। तो यहाँ पर हम देखें बराबर 0 से यहाँ पर देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर बढ़ते क्रम में संख्या आपको मिलेगी और यहाँ पर
घटते क्रम में संख्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ -1 जो है इसके बाद यहाँ शुरू हो जाएगा। -1 सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस में, फिर -2 उससे बड़ी कहलाएगी और उससे छोटी कहलाएगी, फिर -3 उससे छोटी कहलाएगी और -4 उससे छोटी कहलाएगी। तो हम संख्या रेखा पर इस तरह से -4 को दर्शा देंगे। ये सबसे छोटी संख्या यहाँ पर -4 है कहलाएगी। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर उसको दर्शा देंगे। इसके बाद देखिए आप 22वां प्रश्न है, संख्या 2/3 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। अब 2/3 के तुल्य एक भिन्न लिखना है। 2/3 बराबर 2/3 कामा 4/6, 6/9 और 8/12, इस तरह से तुल्य भिन्न हमको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 23वां प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को छोटी से बड़ी के क्रम में लिखिए। अब ये संख्या दी गई है 9, -7, -6, -5, -3, 0। तो इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, जितनी बड़ी संख्या माइनस वाली रहेगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या माइनस में कौन सी है, -7 है, तो सबसे छोटी संख्या ये कहलाएगी। इसके बाद फिर -5 संख्या छोटी इससे बड़ी हो जाएगी। -7 से बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। फिर इसके बाद में 0 हो जाएगा, फिर 3, 6 और 9, इस तरह बढ़ते क्रम में हम इस संख्याओं को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 24वां प्रश्न है, संख्या x को 4 से गुणा करके संख्या 5 को घटाने वाला बीजी व्यंजक लिखिए। अब बराबर देखिए यहाँ पर 4 गुणित x बराबर, यहाँ एक जो गुणा है और ये x है, तो यहाँ x इसको पढ़ेंगे आप 4 गुणित x बराबर 4x व्यंजक बराबर कोष्टक में 4 गुणित -5, इस तरह से हम व्यंजक को लिख देंगे। अगली संख्या हमारे पास में है 25वां प्रश्न की, संख्या 3 कोष्टक में 3/5 कोष्टक बंद और संख्या कोष्टक में 5/4 कोष्टक बंद का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इनका गुणनफल हम ज्ञात करेंगे तो बराबर 3/5 गुणित 5/4 हो जाएगा, बराबर 3/4, क्योंकि 5 से 5 यहाँ पर हम काट देंगे। अब यहाँ देखें हम, ये 5 से ये 5 ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 26वां प्रश्न है, संख्या 135 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। तो बराबर यहाँ पर हम देखेंगे बराबर 2:3 बराबर 135 बराबर 2:3 बराबर 54:81, इस तरह से हम इसको बांट देंगे। इसके बाद देखेंगे हम 27वां प्रश्न है, संख्या 3.6 को 6 से भाग दीजिए। अब संख्या 3.6 को 6 से भाग देना है, तो बराबर हम क्या करेंगे, 3.6 भागित 6 कर देंगे बराबर। तो अब यहाँ पर हम दशमलव को हटा देंगे, तो यहाँ पर जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे 36/6 गुणित 10, तो यहाँ पर 36/60 हो जाएगा। अब 36/60 को हम जब काटेंगे तो यहाँ 3/5 बचेगा और 3/5 में हम भाग देंगे तो 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद में 28वां प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है, अभिनव को एक परीक्षा में 80 में से 56 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखेंगे इसके लिए क्या करेंगे, हम 56 गुणित 100/80 कर देंगे। तो हम 56 में 100 को गुणा करेंगे 5600 हो जाएंगे, इसके बटे 80। अब यहाँ 80 को हम यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, तो यहाँ बचेगा 560/8। अब इसको हम 560 में 8 का भाग दे देंगे तो 70% यहाँ पर हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगली संख्या 29वां प्रश्न की, जो है संख्या 2785 में से 8 और 7 के स्थानीय मान को लिखिए। अब यहाँ पर 2785 में से स्थानीय मान जो है, अब देखिए आप 8 के बाद कितनी संख्या 1 है, तो 8 के बाद 1 0 लगा देंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 2785 में
7 का मान देखना है हमको, तो 7 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 है, तो 7 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ 7 का स्थानीय मान यहाँ पर 700 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो अब आयत का सूत्र हमको यहाँ पर लिखना होगा। बराबर क्या करेंगे हम, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद, ये सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 2, ये सूत्र है। कोष्टक में यहाँ पर 18 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, बराबर हम 18 और 12 को जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा। तो बराबर 2 कोष्टक में 30 सेंटीमीटर कोष्टक बंद। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको हम 30 को 2 से गुणा कर देंगे, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह हमारे सारे जो सवाल हैं वो हल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर पालक के हस्ताक्षर, यहाँ हस्ताक्षर विषय शिक्षक के, यहाँ कक्षा शिक्षक के, इस तरह यह प्रश्न आपके जो बेसलाइन टेस्ट है इसमें हो जाएंगे। और हमने जो है 1 से लेकर के 30 तक सारे सवाल को बहुत आसानी से यहाँ पर हल करके आपको दिखाया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह शिक्षण से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित सारे नोट्स एवं सारे हल सहित, संपूर्ण हल सहित वीडियो के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।